गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। पहली बार इतिहास में हुआ कि हम मॉर्निंग से पढ़ना चालू किया और आफ्टरनून तक पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, सॉरी पीजीबीबी पढ़ रहे थे अपन, इनकम पढ़ लिए, एक्सपेंस पढ़ लिए, अब एडिशनल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। मैंने आपको इसका इंट्रो पिछले लेक्चर में दिया था। कुछ ऐसी इनकम हो जाती है जिसका कुछ पार्ट एग्रीकल्चर माना जाता है, कुछ पार्ट बिजनेस माना जाता है। अभी आपको पहले एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा। Income of manufacturers using their own agriculture produce as raw material, market value of raw material will be deducted from profit as agriculture income। देखो क्या कह रहा है ये, समझना कि मेरी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और उसी प्लांट के पास में मैंने बहुत बड़ा खेत जहाँ पे मैं शुगर केन उगाता था। अब मैं जितना भी शुगर केन प्रोड्यूस करता था उसको मैं मेरी फैक्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर लेता था और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके शक्कर बना के बेच देता था। अब जो उस फैक्ट्री से मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसमें मेरे शुगर केन का भी पार्ट है कि अगर ये शुगर केन मैं मार्केट में बेच देता तो इनकम कौन सी कहलाती है, एग्रीकल्चर इनकम। पर मैंने बेचा नहीं, मेरे फैक्ट्री में यूज़ कर लिया एज अ रॉ मटेरियल। तो वो सरकार यूँ कह रही है, बहुत बेसिक सा उन्होंने आंसर दे दिया, बहुत सिंपल और बहुत गले में उतर जाने वाली बात उन्होंने कह दी कि ठीक है भाई साहब, तूने अगर उसको मार्केट में नहीं बेचा, तूने बिजनेस में ले लिया, तो इतना बता दे कि अगर मार्केट में बेचता तो कितने में बिकता, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, ये बता दे तू। और उस मार्केट वैल्यू को अपने प्रॉफिट में से एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कर ले, माइनस कर ले। तो अब जो तेरा प्रॉफिट बचा वो बिजनेस का, और वो जो तूने मार्केट वैल्यू अडॉप्ट करी वो मार्केट वैल्यू कौन सी मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मान लो मेरा जो प्रॉफिट आया वो 10 लाख रुपए आया और जो गन्ना मैंने मेरे बिजनेस में यूज़ किया था उसको मैं मार्केट में बेचने जाता हूँ, कितने में बिकता है, 2 लाख रुपये में। तो तेरे 10 लाख के प्रॉफिट में से 2 लाख रुपये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही था, वो माइनस कर दे। बिजनेस की इनकम कितनी हुई, 8 लाख, और वो जो 2 लाख रुपए तूने माइनस किया ये कौन सी इनकम मान ली जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये हर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ऐसा ही माना जाएगा, ईच एंड एवरी वन में यही माना जाएगा, एक्सेप्ट इन 3 केसेस, टी, कॉफ़ी, रबर डेवलपमेंट, है ना। टी, कॉफ़ी, रबर डेवलपमेंट में ये मार्केट प्राइस लेने वाला ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये कोई भी मार्केट में कच्चा नहीं बेचता है, हर कोई प्रोसेस करके ही बेचता है। तो इसके लिए तो हमने सेट परसेंटेज दे दिया कि इतना परसेंट एग्रीकल्चर, इतना परसेंट बिजनेस इनकम। ठीक है, अब इन्होंने पॉइंट में बता रखा है, पर मैं आपको बताता हूँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। हम बोलते हैं इसको टी, कॉफ़ी, रबड़ है, पर अल्फ़ाबेटिक चले तो सबसे पहले कौन आएगा, कॉफ़ी, फिर रबड़ और फिर टी। टी का मैं आपको पहले 33 AB में भी पढ़ा चुका हूँ, याद है 33 AB जब अपन ने पढ़ा था तब मैंने आपको रेशियो बताया था कि कितना है, एग्रीकल्चर और बिजनेस एंड प्रोफेशन, एग्रीकल्चर का 60, इसका 40। ठीक है, अब धीरे 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 अपन ट्रेंड को इंक्रीज करते जाएंगे, 60-40, 65-35, 75, डन। और कॉफ़ी की एक कैटेगरी और है, कॉफ़ी की एक कैटेगरी और है, इसमें तो वो भी नहीं है बैक वाला बटन, तो यहीं पढ़ते हैं अपन। देखो बच्चे रेशियोज भूल जाते हैं क्योंकि सिमिलर है ना, तो याद नहीं करते। तो अपन याद करने का ट्रिक सीख रहे हैं, नहीं तो अगर रेशियो सिखाने वाली बात होती तो मैं साफ बोल देता कि बेटा टी में होता है 60%, 60-40, मतलब एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस प्रोविजन 60-40, यहाँ पे 65-35 और यहाँ पे 75-35। मैं ऐसे बोल देता आपको साफ साफ, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम जो यहाँ बोर्ड पे सीखने आए वो क्या है, याद रखने का तरीका कि भाई पहले तो चलेंगे अपन कौन से ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आए अपन, फिर अपन चलेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड, क्योंकि याद पहले मैं ये रखता हूँ, याद में पहले कौन सा वाला रखता हूँ, ये वाला 60-40, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो 60-40, 65-35 और 75-25,
सॉरी 75-25। और अब कॉफ़ी में एक चीज़ और आ जाएगी, इफ़ योर कॉफ़ी इज ग्राउंडेड, सॉरी क्योर्ड, ग्राउंडेड एंड रोस्टेड, आपने उसको क्योर भी करे है, उसको ग्राउंड दबा के भी रखा है, ग्राउंड भी करके रखा है, फिर उसको रोस्ट भी किया है, तो इन सब में प्रोसेसिंग वाला पार्ट बढ़ गया ना। कॉफ़ी तो एक बार उग गई, तो उसको क्योर भी करना पड़ा, ग्राउंड भी करना पड़ा और रोस्ट भी करना पड़ा, तो बिजनेस प्रोसेसिंग बढ़ गई। तो रेशियो हम थोड़ा क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितना हो जाएगा, 60-40 हो रहा है, 65-35 हो रहा है, 60-40। वापस से कहाँ आ गए अपन, पुराने वाले पे गिर गए वापस से नीचे, सांप सीढ़ी की तरह। ठीक है, तो ये रेशियो आपको याद रखना है। पहले प्रॉफिट निकालेंगे, एक्सप्रेसली अलाउड, जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल, एक्सप्रेसली डिसअलाउड और अलाउड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपन पहले प्रॉफिट निकालेंगे। फिर उस प्रॉफिट का एग्रीकल्चर वाला हिस्सा माइनस कर देंगे एज ए एग्रीकल्चर इनकम, जो बच जाएगा वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। समझ में आया? ठीक है, ये रहे नोट्स। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये पढ़ लेना तुम। आता है आपका लाइबिलिटी ऑफ TDS के रूल सुना दूँ एज अगेंस्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि अगर किसी पेमेंट के अगेंस्ट में आपके ऊपर TDS की लाइबिलिटी थी और आपने TDS पे नहीं किया, पूरा का सॉरी TDS डिडक्ट नहीं किया, पूरा का पूरा पेमेंट सामने वाले को कर दिया, तो 30% डिसअलाउड। पूरा डिसअलाउड नहीं है, कितना डिसअलाउड है, 30%। TDS क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। आप कॉमन सेंस के तरीके पे TDS जानते ही हो। सरकार को पता है कि दुनिया भर के लोग क्या है, चोर है, तो उनको पैसे कमाएंगे हमें बताएंगे नहीं, और जिसको खर्चा कर रहा है वो बताएगा ही बताएगा, क्योंकि उसको तो अपना खर्चा दिखा के अपना प्रॉफिट कम करना है। तो खर्चे वाले पे उन्होंने बाउंडेशन लगा दी कि जब आप सामने वाले को पेमेंट करो तो उसका सर्टेन परसेंटेज TDS डिडक्ट कर लेना और उसको बाकी का पेमेंट कर देना, और TDS उसके नाम पर हमें जमा करा देना। समझ में आया कि नहीं आया? उसके नाम पर हमें जमा करा देना। अब ये जिम्मेदारी किसकी, पेमेंट देने वाले की जिम्मेदारी। कहा अगर तूने TDS डिडक्ट नहीं किया, पूरा पेमेंट सामने वाले को कर दिया, तो जो तेरा खर्चा है उसमें से 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अब आपको TDS का रेट चार्ट, जो कि अभी एज पर बिजनेस एंड प्रोफेशन इतना काम का नहीं है, पहले वर्षा को दे दो एक, फिर हमारे लिए रख लेंगे। इतना काम का नहीं है। क्यों इतना काम का नहीं है? ये रेट चार्ट काम का नहीं है। TDS का कंसेप्ट तो है, क्योंकि उसमें अदर इन्फॉर्मेशन में साफ साफ लिख दिया जाता है कि भाई साहब इस पेमेंट पे TDS डिडक्ट नहीं हुआ। आपको सिर्फ इतना जज करना है कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, कितनी रेट से करना चाहिए था, ये इररिलेवेंट है। लेकिन रिलेवेंट क्या है कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि ऑडिट फीस, क्योंकि क्वेश्चन में भी मैक्सिमम टाइम ये ऑडिट फीस के नाम पे ही आता है कि ऑडिट फीस, वो नीचे लिखेगा अलग से कि TDS हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड ऑन ऑडिट फीस, डिडक्ट नहीं किया आपने। आप ऊपर P&L में जाके देखोगे कि कितने का ऑडिट फीस है। 30,000 से ऊपर TDS डिडक्ट करना पड़ता है, 30,000 से कम है तो TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। ऊपर हमने देखा 35,000 का अमाउंट, इसका मतलब TDS डिडक्ट करना चाहिए था सर, नहीं किया इसने, तो 30% डिसअलाउड। उसका 30% पोर्शन जो आएगा 10,500 वो प्लस कर देंगे। सर 25,000 ही है तो TDS बनता ही नहीं था, डिडक्ट करना नहीं किया, उसने बिल्कुल सही किया, तो कुछ भी नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कौन से नेचर ऑफ पेमेंट पे कितने अमाउंट के बाद TDS डिडक्ट करना था, ये अपन को याद रखना है एज पर बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन यही टॉपिक अदर सोर्सेज में भी आएगा, उसमें और डिटेल में आएगा, उसमें रेट के साथ सॉरी लिमिट के साथ साथ रेट भी याद रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर? तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहता है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, किसी को भी आपने ठेका दे दिया हो, सिर्फ माल का हो कि लेबर का हो, कि माल और लेबर दोनों चीज़ का हो, डायरेक्टली मैंने उसको ठेका ही दे दिया है हमेशा के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर मेरे को TDS डिडक्ट करना चाहिए था। अगर वो इंडिविजुअल HUF है तो 1%, और अगर पार्टनरशिप फर्म कंपनी या अदर है तो 2%। इंडिविजुअल HUF छोटे होते हैं तो उनका 1% डिडक्ट करो, पार्टनरशिप फर्म कंपनी बड़े होते हैं उनका 2% डिडक्ट करो। और सर लिमिट कितनी है? दो लिमिट है, एक वन टाइम की लिमिट है और एक ईयरली लिमिट है। मैं समझा चुका हूँ शायद आपको वन टाइम और ईयरली, ये सिर्फ इसी में होता है। दो लिमिट, वो आपने एक मूवी देखी मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, देखिए, तो ये नहीं देखिए, तू देख लेना, ठीक है। तो
सुनील शेट्टी की मूवी है, बहुत शानदार वाली, बहुत शानदार मूवी, ठीक है। तो दो लिमिट सिर्फ इसी सेक्शन में और किसी में नहीं है। क्या लिमिट है कि अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो लिमिट कितनी है, 30,000। अगर पेमेंट 30,000 से ज़्यादा है तो TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, पेमेंट तो कम है, 20-20 हज़ार का ही है, तो अब 20-20 हज़ार रुपये करके आप मल्टीपल टाइम्स पेमेंट कर रहे हो, तो फिर एक ईयरली लिमिट भी है, वो कितनी है, 70,000। मैंने किसी से काम कराया ठेके पे, उसने बिल रेज करके दिया 20,000 का, TDS डिडक्ट करूँगा, नहीं करूँगा। थोड़े टाइम बाद, उसी साल में थोड़े टाइम बाद वापस काम कराया, बिल रेज हुआ वापस से 20,000 का, TDS डिडक्ट करूँगा, नहीं। फिर तीसरी बार काम कराया, कितने का रेज हुआ, 20,000 का, TDS डिडक्ट करूँगा, नहीं, क्योंकि हर बार 30,000 से कम है। चौथी बार काम कराया और अब बिल रेज हुआ 20,000 का, TDS डिडक्ट करूँगा, हाँ, क्योंकि क्यूमुलेटिवली सिंगल ईयर में कितना हो गया, 80, 70 से ऊपर हो गया। अब जो 20,000 पे करूँगा उसके ऊपर TDS डिडक्ट करूँगा, कितना परसेंट, 1% या 2%, अभी मानते हैं 1%, तो वो 1% से 20,000 का नहीं होगा, वो 1% पूरे 80,000 का होगा। 80,000 का 1% 800 रुपये, तो 20,000 में से 800 रुपये डिडक्ट करके उसको 19,200 दे दिए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? या तो आप पहले ही भाप लो कि ईयरली 70 से ऊपर जाने वाला है कि नहीं आया, इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, इतने टाइम से बिजनेस रिलेशनशिप है, तो पता पड़ ही जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वाला काम तो साल भर में 70,000 से ज़्यादा होता ही होता है, तो जब पहला 20,000 रुपये डिडक्ट 30,000 रुपये पे करना हो ना, तभी से TDS डिडक्ट करना चालू करो। या फिर श्योर नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं सर, तो जैसे ही हो जाए तो प्रीवियस पेमेंट्स पे भी उसी टाइम पे क्या कर दो, आप TDS डिडक्ट कर लो। ये मैं आपको दुनियादारी सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन में तो ऐसा होगा ही नहीं, क्वेश्चन में तो पूरे साल का एक बार ही आएगा। आप समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल बंदे को पेमेंट कर, रॉयल्टी टेक्निकल चीज़ की कर रहे हो तो 10% TDS। अमाउंट ईयरली पेमेंट 30,000, ठीक है। अब इसमें भी ईयरली है डायरेक्टली 30,000। पेमेंट फॉर इंश्योरेंस कमीशन और बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी लिखा हुआ है, मैं कहूँगा ये कट कर दो। पेमेंट फॉर कमीशन, कि इंश्योरेंस का ही कमीशन नहीं, दुनिया भर का कोई सा भी कमीशन हो, 5% 15,000, 5% 15,000 का TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। और भी लिमिट है, अपन अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इवन TDS का एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो ये तो आपको वैसे भी रट्टा हो जाने वाली है। इफ द TDS नॉट बीन डिडक्टेड देन द 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। मतलब टेबल से ज़्यादा ज़रूरी कौन सी बात, ये वाली बात। समझ में आया? ठीक है। अब जो आपका लास्ट टॉपिक रह गया, जो तुम कचौरी खाने के पहले पढ़ना चाहते हो कि बाद में, अभी बढ़ा दूँ, ख़त्म करूँ, तो अगला है आपका टॉपिक प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब ये जो तुम हिम्मत वाले हो जो इतना पढ़ लिए और कह रहे हो आगे और पढ़ा दो, नहीं तो बच्चा तो यहीं तक आने में ढेर हो जाता है, मर जाता है पूरा का पूरा। ये क्या हो गया, ये इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे क्या हम, ये खर्चे एक्सप्रेसली, ये जनरल कमर्शियल, ये डिसअलाउड, और ये फिर सर्टन सर्कल, मर जाएंगे। इतना हिसाब कौन रखेगा? तुम्हें तो CA बनना है, तुम याद रख लोगे, पेपर देना है। व्यापारी याद रखेगा क्या? पागल हो जाएगा वो तो, है कि नहीं है? तो और वो तो याद नहीं रहेगा, ऐसा कंसल्टेंट रखेगा ना फिर वो। अब छोटे से व्यापारी को कंसल्टेंट रखना पड़े, कंसल्टेंट तुम्हारे जैसा इतना पढ़ के कंसल्टेंट बनाओ, पैसे भी ज़्यादा लेगा, है कि नहीं? मतलब सिंधी दिमाग पैसों में खूब घूमता है, ऑब्वियस सी बात है। इतने पढ़े लिखे कंसल्टेंट के पास जाएगा तो वो भी पैसे ज़्यादा लेगा, तो ये तो बेचारे गरीब के ऊपर बोझ है कि नहीं है? पढ़ चुने वाले से कहो कि 10,000 रुपये फीस लगी हो, 2,000 मर जाए बेचारा वो, कि 10,000 रुपये फोकट का खड्डा पड़ गया है तो इनकम में। तो सरकार ने इन गरीबों का ध्यान रखा, छोटे व्यापारी का ध्यान रखा, और उन्होंने कहा कि कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तेल लेने गया, एक्सप्रेस, इन इम्प्लाइड, अलाउड, डिसअलाउड, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल, तू बिल बना रहा है, माल बेच रहा है, बिल बना रहा है, जो भी तेरा टोटल टर्नओवर हो उसका 8% क्या मान ले, इनकम मान ले, खत्म बात। हम मानते हैं 8% गिरा से गिरा कमाई होती है हर धंधे में, तो 8% की इनकम मान ले, उसके ऊपर टैक्स दे दे, तुझे कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तूने 8% के इनकम मान ली ना, तो हम तुझसे तेरी बुक्स भी नहीं मांगेंगे। भले ही तू 8 से कहीं ज़्यादा कमा रहा हो, तेरे धंधे में प्रॉफिट मार्जिन खूब हो, 20-25% हो, तूने 8 दे दिया और 44 AD बोल दिया। क्या आपने बोला था गरीबों के लिए 44 AD, 8%, ये लो 8%, ख़त्म करो बात। तो अगर 8% का इनकम मान लिया तो हम तुझसे तेरी बुक्स भी नहीं मांगे, भले ही तू ज़्यादा कमाता हो। ये हमारी तरफ से लिवरेज है तुझे, छोटे आदमी, तुझे हम क्या दे रहे हैं, लिवरेज दे रहे हैं।
तो छोटा आदमी कौन होता है? कौन होता है छोटा आदमी? सर अपन लोग छोटे हैं, सारे ही छोटे हैं मन, सोच से छोटे मत बनना, ठीक है? 2-3 साल के बाद छोटे मत रहना, बड़े बनना ही बनना, ठीक है? कौन? कि सर जिसका टर्नओवर हो 2 करोड़। जरा कौन है छोटा आदमी? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक हो, ग्रॉस रिसीट्स 2 करोड़ तक हो, तो वो क्या करे? जितना भी टर्नओवर है उसके 8% को अपनी इनकम मान ले। अब ये मत सोचना टैक्स दे दे 8%, 8% तो इनकम मानेंगे। 1 करोड़ टर्नओवर है, आप 44 AD अप्लाई कर रहे हो, तो 1 करोड़ का 8%, 8 लाख रुपए आपकी इनकम, उसके ऊपर जो टैक्स देना हो वो आप दे दो, हम आपसे आपकी बुक्स भी नहीं मांगेंगे। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब सरकार ने जब नोटबंदी लाए, डीमोनेटाइजेशन लाया जब वो 2016 में, तो वो क्यों लाए? हम चाहते हैं कि कोई चोरी चकारी नहीं हो, ब्लैक मनी जनरेट ना हो। तो ब्लैक मनी जनरेट कब नहीं होगी? जब पैसा डायरेक्ट बैंक से बैंक ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो आपको एनकरेज करने के लिए, बैंक से बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने एक बात और बोल दी कि अब अगर आपके उस टर्नओवर में से जितना भी पोर्शन डायरेक्टली बैंक में रिसीव हुआ होगा उस पर तो 8% भी मत देना, उस पर तो मात्र कितना दे देना? 6%। मतलब वो जो 1 करोड़ था सर, उस 1 करोड़ में से 80 लाख रुपए तो बैंक में आया था। क्यों? क्योंकि सामने वाले के ऊपर भी तो पेमेंट है, कंडीशन है कि 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकता, वो तो बैंक से ही देगा। तो 80 लाख तो बैंक में आया था, तो 80 लाख का तो 6%, 4.8 लाख है ना? 80 लाख का 6%, 4,80,000 हो गया ना, सही तो बोल रहा हूँ। और रिमेनिंग 20 लाख का 8%, 1.6 कितना हो गया? 6.4 हो गया टोटल। तो 6.4 ही देना है, 8 लाख पे भी नहीं देना, 6,40,000 पे ही आपको क्या देना है? टैक्स में। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ओके। अब ये जो 44 AD है ना, ये आपके लेवल पे इतना आसान नहीं है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि आपके ऊपर अप्लाई होगा, आपके ऊपर नहीं होगा, और ये ऑप्शन है। आप चाहो तो, मतलब अगर कृष्णा यूँ कहे कि यार मेरे बिजनेस में तो 6% का ही मार्जिन है या 4% का ही मार्जिन है, तो ये तेरा ऑप्शन है। तो 4% पे टैक्स, 4% को इनकम मानना चाहता है तो हिसाब दे पूरा, अलाउड डिसअलाउड पूरा गेम खेल, और जो इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स दे दे। और अगर मनीष सोचे अरे मेरे बिजनेस में तो 15% का मार्जिन है, तो कौन पागल है? हिसाब भी दे और 15% पे भी दे, तो तू हिसाब भी मत दे, 15% भी मत दे, 8% ऑप्ट कर ले। तो हाँ सर मैं तो ऑप्ट कर रहा हूँ, मैं तो ऑप्ट कर रहा हूँ कि मैं तो 44 AD के तहत, नाम याद रखना है, एक 35 AD और एक 44 AD, कि मैं तो 44 AD के तहत 8% पे टैक्स देना चाहता हूँ। अब इसने ऑप्ट कर लिया ना, सरकार के पास पावर नहीं है कि इससे इसकी बुक्स मंगा के चेक कर सके। ये खुला गया, हाँ 15% कमाता हूँ, क्या कर लोगे? 8% ही दूंगा, क्या कर लोगे? कमा रहा हूँ 15%, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, कि उन्होंने ही कहा है 8% मान लो, मान ली, टैक्स ले लो, चुपचाप खत्म करो बात, ठीक है। अब इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है? कि अब मनीष कहे कि यार इस साल तो 7% ही हुई कमाई, फिर 8% क्या को मान लो, 7% हुई, तो फिर तो लो हिसाब लो, पूरे 7% है, ख़त्म करोगे। सरकार ने कहा कि ऑप्शन है लेकिन मन मर्जी पर यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इन और आउट का ऑप्शन यूज़ किया, आप स्कीम में इन हो गए, चलो स्कीम में कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको कहा नहीं नहीं ये तो कमाई कम हो गई, 7% हो गया, आप स्कीम से आउट हो गए। अब आप जैसे ही स्कीम से आउट हुए, आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई 5 साल की। अब आप अगले 5 साल तक स्कीम में इन नहीं हो सकते, 5 साल बाद आप वापस से इन हो सकते। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? और भी इसमें अब अपन को सेक्शन के नाम से याद रखने पड़ेंगे, 44 AD, A, B, C, D, E तक ये सेक्शन जाते हैं, सब सेक्शन। तो इसका एक सेपरेट वीडियो है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बहुत अच्छे से हमने उसमें समझाया। अगला है आपका प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल असेसी, और इनका है 44 ADA। क्या है इनका? ADA। पहले AD ही हुआ करता था, फिर अमेंडमेंट आया, ADA हो गया। अब ये प्रोफेशनल असेसी के लिए है। इनकी 8% की लिमिट कितनी हो गई? 50%। और 2 करोड़ की लिमिट कितनी हो गई? 50 लाख। कि ये वही प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं जिनकी ग्रॉस रिसीट्स, जिनका टर्नओवर 50 लाख के अंदर अंदर हो। और इनकम कितनी माननी है? 50% माननी है। तुम्हारी कम है तो मत मानो, ज़्यादा है तो 50% मानो, ये भी सही है।
कि प्रोफेशनल एसएससी अपने खुद का काम करके कमाता है तो उसकी 50% की 100% ही उसकी इनकम हो जाती है। सिर्फ छोटा मोटा ऑफिस का खर्चा देना पड़ता है तो 50% भी सही स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, सक्षम, नींद आ रही है, नहीं, बढ़िया, समझ रहा है क्या कह रहा है? 50%, तो तू हिसाब दे देना ना भाई, मेरे हिसाब से 50% सही है। मैं मेरी इनकम बताता हूँ 7 लाख, वो 50% कर देता हूँ 3.5 लाख, 3.5 लाख में से मेरे को 2.5 लाख माफ़ हो जाते हैं, बाकी 44 AD लग जाता है, सॉरी 87 A का रिबेट मिल जाता है, कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता। ठीक है, सर हम छोटे छोटे 2-4 बिजनेस कर लेंगे। अरे भाई, बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत आपका एक बिजनेस हो कि अनेक बिजनेस हो, कैलकुलेशन सबका एक साथ ही होता है। हाँ, लेकिन रास्ता बिल्कुल सही बोला, छोटे छोटे बिजनेस कर, हाँ, तो अलग अलग पार्टनरशिप फॉर्म बना, अलग अलग कंपनी बना और बिजनेस को छोटा छोटा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो तुम, तुम्हारी मर्जी पड़े जितना करो। ठीक है, नेक्स्ट, बेटा अगला वाला थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 44AE, EC गलत लिखा हुआ है, सेक्शन 44AE चल रहे हो ना आप, AD, ADA, AE किसके ऊपर? प्रिजम्पटिव इनकम एसएससी एंगेज इन प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड कैरेजेस ट्रक्स, ट्रांसपोर्टर के लिए भाई, किसके लिए? ट्रांसपोर्टर के जो ट्रक्स में माल लाने ले जाने का काम करते हैं उनके लिए भी नंबर ऑफ ट्रक्स के हिसाब से इनकम कैलकुलेट कर ली जाएगी। तेरे पास जितने गाड़ी घोड़े हैं उतने गाड़ी घोड़े के हिसाब से, हर गाड़ी के हिसाब से इतना पैसा दे दे, इतनी इनकम मान ले। कितना? एक ट्रक का 7,500 रुपये महीना, एक ट्रक का 7,500 रुपये महीना, मतलब 90,000 रुपये सालाना। तेरे पास 2 ट्रक है, 90 1,80,000 तेरी इनकम है, ख़त्म बात। समझ में आया? अगर ट्रक छोटा है तो, अगर ट्रक बड़ा है, हैवी गुड्स व्हीकल है। सर बड़ा ट्रक किसको बोलते हैं? जिसकी कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा की होती है, मतलब 12 टन से ज़्यादा ढोने की जिसकी कैपेसिटी हो वो हैवी गुड्स व्हीकल में काउंट हो जाते हैं। फिर उसकी जो भी कैपेसिटी हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 100 हो, जितनी उसकी कैपेसिटी है, पर टन 1,000 रुपीज़ पर मंथ। मान लो मनीष के पास 15 टन कैपेसिटी वाला ट्रक है, तो 1 टन का 1,000, मतलब 1 महीने का कितना हो गया? 15,000। सालाना कितना हो गया? 1,80,000। ऐसे 4 ट्रक है, 1,80,000 इंटू 4 कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया? 6,40,000 नहीं, 6 लाख भी नहीं, 7,20,000 रुपये, 7,20,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब इसमें ना एक, हाँ सर हमने चलाया ही नहीं उसको, तो मत चलाओ। ट्रक था ना तुम्हारे पास, इनकम यही मानी जाएगी। सर फिर तो हमारी तो इनकम कम है ना, तो ऑप्शन है, मत कर चूज, एक्चुअल में चल जा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर चलाए नहीं तो, अरे भाई तू चला कि मत चला, तेरे पास है ना। और अभी आगे पढ़ो, ये जो 7,500 पर मंथ, 1,000 पर टन पर मंथ है ना, इसके आगे एक बात और है, फॉर पार्ट ऑफ मंथ ऑल्सो। मतलब तेरे पास एक ट्रक था जो तूने 15 जून को बेच दिया, 15 जून को क्या, 5 जून को तूने एक ट्रक बेच दिया, तो उस ट्रक पे कितने महीने अप्लाई हो जाएंगे? अप्रैल, मई और जून। तो यूँ मत कहना सर 7,500 तो पूरे महीने के है ना, तो 7,500 रुपये डिवाइड बाई 30 इंटू 5 कर लो। हाँ, पार्ट ऑफ द मंथ भी पूरा ही माना जाएगा। और आगे सुन, फिर तूने एक ट्रक बेचा, अब काम धंधा करना, दूसरा खरीदना पड़ा, दूसरा ट्रक खरीदा 25 तारीख को जून की, तो दूसरे ट्रक के लिए भी जून का महीना काउंट होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। इसका मतलब जून के महीने में 2 ट्रक काउंट हो गए। जो बेचा उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, जो खरीदा उसके ऊपर भी टैक्स खरीदना पड़ेगा, कि पार्ट ऑफ द मंथ भी पूरा महीना काउंट होता है। समझिए कि नहीं समझे? समझ रहे हो? तो आज के लिए इतना ही, अब फिर अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। कल के लिए मैं आपको इसके एडिशनल और वीडियोज़ दूँगा, ठीक है, जिसमें ये 44 AD वगैरह को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।